हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेंक्लेचर। ठीक है, चलो। नोमेंक्लेचर सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा नामकरण प्रणाली। क्या बोलते हैं? नामकरण प्रणाली। ठीक है, नोमेंक्लेचर सिस्टम, नामकरण प्रणाली। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो नोमेंक्लेचर सिस्टम है इसको हम तीन तरह से पढ़ेंगे। कितने तरह से? तीन तरह से। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसमें कौन कौन से हैं। देखो, नोमेंक्लेचर सिस्टम, इसमें हमको तीन सिस्टम पढ़ना है। कितने सिस्टम पढ़ना है? तीन। सबसे पहला सिस्टम है बेटा ट्राइवियल नेम सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ट्राइवियल नेम सिस्टम। ट्राइवियल नेम सिस्टम। ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा जो सिस्टम है वो है डिराइव्ड नेम सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? डिराइव्ड नेम सिस्टम। डिराइव्ड नेम सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम है, तीसरा जो सिस्टम है ये है आईयूपीएक नेम सिस्टम। आईयूपीएक नेम सिस्टम। सिस्टम। ठीक है बेटा। तो नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम तीन तरह के सिस्टम पढ़ेंगे: ट्राइवियल नेम सिस्टम, डिराइव्ड नेम सिस्टम और आईयूपीएक नेम सिस्टम। ठीक। अच्छा, ये जो आईयूपीएक नेम सिस्टम है इसमें जो आईयूपीएसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो लिख देता हूं मैं। आईयूपीएसी। ठीक है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है बेटा, आई से होता है इंटरनेशनल। 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 ठीक है। यू से होता है यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। पी से होता है प्योर। एंड ए से होता है अप्लाइड। और सी से होता है केमिस्ट्री। ठीक है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप नोट कर लो, फिर एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइवियल नेम सिस्टम। ट्राइवियल नेम
सिस्टम। ठीक है, ये जो ट्राइवियल नेम सिस्टम है इसको बोलते हैं रूढ़ नाम प्रणाली या सामान्य नाम प्रणाली। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूढ़ नाम प्रणाली या सामान्य नाम प्रणाली। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? रूढ़ नाम या सामान्य नाम प्रणाली। प्रणाली की जगह आप पद्धति शब्द भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रणाली की जगह पद्धति शब्द भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ट्राइबल नेम सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं रूढ़ नाम या सामान्य नाम प्रणाली। प्रणाली को पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे नाम हैं जो पुराने नाम हैं या सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ट्राइबल नेम ऐसे नाम हैं जो या तो पुराने नाम हैं, जब कंपाउंड की खोज हुई थी उस समय उसका नाम रखा गया था, या फिर सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? देखो, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब सोर्स के आधार पे नाम क्या है, यानी कि उसका जो स्रोत है उस स्रोत के आधार पे क्या नाम है। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। गुण के आधार पे, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें यदि कोई गुण है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के आधार पे उसका क्या नाम है। तीसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की यदि किसी साइंटिस्ट ने खोज करी है तो उस खोजकर्ता के नाम के आधार पर क्या नाम है। ठीक है, और चौथा हम इसमें पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मतलब यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी स्ट्रक्चर के आधार पे यदि कोई नाम है तो उसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट करो। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। ठीक है, इसमें मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, उससे आप याद कर लेना। देखो, एक में आएगा कंपाउंड, एक में आएगा नाम और एक में आएगा सोर्स, तो हम तीन पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले कॉलम में हम लिखेंगे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम उसका नाम,
नेम ऑफ कंपाउंड। और तीसरे कॉलम में लिखेंगे हम सोर्स। सोर्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे यौगिक का स्रोत, यहाँ पे बोलेंगे यौगिक का नाम, और यहाँ पे बोलेंगे यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक। चलो एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला कंपाउंड है CH4। CH4, इस CH4 को बोलते हैं बेटा मार्स गैस। CH4 को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस। ठीक है, इसको मार्स गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मार्सी प्लेस में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? मार्सी प्लेस। मार्सी प्लेस। मार्सी प्लेस क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पे दलदल या कीचड़ होता है उसे कहते हैं मार्सी प्लेस। ठीक है, चलो दूसरा है NH2CO NH2CO इसको यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिया। इसको यूरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरिन में पाई जाती है। काय में पाई जाती है? यूरिन में। यूरिन मतलब होता है मूत्र। ठीक है, मतलब इसका सोर्स क्या हो गया? यूरिन हो गया, इसलिए इसका नाम यूरिया पड़ा। अगला CH3OH, इसको वुड स्प्रिट कहते हैं। वुड स्प्राइट। क्या कहते हैं? वुड स्प्राइट। इसको वुड स्प्राइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वुड से प्राप्त होता है। काय से प्राप्त होता है? वुड से। डिस्टिलेशन ऑफ वुड, या डायरेक्ट वुड लिख देता हूं मैं, है ना। वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी। जब लकड़ी का हम डिस्टिलेशन करवाते हैं, आसवन करवाते हैं, तो उससे वुड स्प्रिट मिलता है। ठीक है, अच्छा अगला C2H5OH, इसको बोलते हैं बेटा ग्रेन एल्कोहल। क्या बोलते हैं? ग्रेन एल्कोहल। इसको ग्रेन एल्कोहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेन से प्राप्त होता है। काय से प्राप्त होता है? ग्रेन से। काय से प्राप्त होता है? ग्रेन से। मतलब इसका सोर्स ग्रेन्स है। ग्रेन्स क्या होता है? अनाज के दाने। अनाज के दानों को ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद HCOOH। HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉर्मिका से मिलता है, और फॉर्मिका लाल चींटी होती है। जो रेड आंट होती है, लाल चींटी, उसका नाम फॉर्मिका है। तो ये हमें फॉर्मिका से मिलता है। फॉर्मिका क्या है? रेड आंट, लाल चींटी। ठीक है, लाल चींटी जो होती है उसका नाम है फॉर्मिका, और ये फॉर्मिका से मिलता है, इसलिए इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। अगला CH3COOH। CH3COOH,
इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये एसीटम से मिलता है। काहे से मिलता है? एसीटम से। एसीटम क्या होता है? विनेगार। विनेगार नाम सुना है आपने? विनेगार, विनेगार मतलब होता है सिरका। विनेगार मतलब क्या होता है? सिरका। सिरका, सिरके को अंग्रेजी में विनेगार बोलते हैं। ठीक है, जो सिरका होता है उसको अंग्रेजी में विनेगार कहते हैं, और विनेगार को ही एसीटम कहा जाता है। तो ये जो CH3COOH है ये विनेगार यानी कि एसीटम से मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एसिटिक एसिड। ठीक है, पहले इतना नोट करो। ठीक है, लिख लिया? यहाँ पे ये लिख लेना है ना, वुड मतलब लकड़ी होता है। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। ये लकड़ी के आसवन से प्राप्त होता है, डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वुड स्प्रिट। ठीक है, कुछ और कंपाउंड है? कुछ और कंपाउंड है? जैसे नंबर भूल गया यार मैं, 1 मिनट, है ना? ये 6 नंबर का है ना, 6ठे नंबर का। अब आएगा 7वां नंबर, है ना? 7वां नंबर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा ये CH3CH2 CH2COOH, इसको ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। इसको ब्यूटायरिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बटर में पाया जाता है। काय में पाया जाता है? बटर में। ठीक है, बटर मीन्स होता है मक्खन। बटर मीन्स क्या होता है? मक्खन। तो ये जो CH3CH2CH2COOH है ये बटर में मिलता है, मक्खन में मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, चलो अगला COOH। ठीक है, ये जो कंपाउंड है COOH इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। इसको ऑक्सैलिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सैलस प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? ऑक्सैलिस प्लांट से। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सैलिक प्लांट से मिलता है। ऑक्सैलिक प्लांट, तो इसका सोर्स क्या हो गया? ऑक्सैलिक प्लांट। याद रहेगी बात, COOH को क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सैलिस प्लांट से मिलता है। कौन से प्लांट से मिलता है? ऑक्सैलिस प्लांट से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आएगा। प्लांट का नाम है ऑक्सैलिस। प्लांट का नाम क्या है? ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस प्लांट में
पाया जाता है या ऑक्सैलिस प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद CH2 COOH CH COOH और यहाँ पे एक OH लगा देते हैं। ठीक है, CH2 COOH और CH इसका नाम है बेटा मैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? मैलिक एसिड। इसका नाम है मैलिक एसिड। इसको मैलिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेलस में पाया जाता है। काय में पाया जाता है? मेलस में। मेलस क्या होता है? एप्पल। ठीक है, एप्पल को मेलस कहते हैं। एप्पल मतलब सेब, एप्पल मतलब सेब, तो सेब को क्या बोलते हैं? मेलस। क्या बोलते हैं? मेलस। तो ये मेलस में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मैलिक एसिड। ठीक है, अगला अगला है CH2 CH CH2 COOH 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 और यहाँ पे एक OH आएगा। ठीक है बेटा, इसका नाम है सिट्रिक एसिड। इसका नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, क्या नाम है इसका? सिट्रिक एसिड। इसको सिट्रिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिट्रस फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिट्रस फलों में। तो इसका सोर्स हो गए सिट्रस फ्रूट। इसका सोर्स क्या हो गए? सिट्रस फ्रूट। ठीक है, नोट करो। चलो, इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, देखो मैक्सिमम में तो क्या होता है कि ट्राइबल नेम और कॉमन नेम यानी कि रूढ़ नाम और सामान्य नाम सेम ही होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका ट्राइबल नेम और सामान्य नाम मतलब कॉमन नेम अलग अलग होता है। तो उसकी अपन एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक बार नोट कर लो जल्दी से। कर लिया? ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है ये ना, खट्टे फलों में। खट्टे फल जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस तरह के फलों में सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड पड़ा। ठीक है, चलो इसके बाद अपन एक बात नोट लगा के लिख लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ट्राइवियल नेम यानी कि रूढ़ नाम तथा कॉमन नेम
यानी कि सामान्य नाम, सामान्य नाम। भिन्न भिन्न, या ऐसे लिख लेते भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है ना बेटा। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ट्राइवल नेम यानी कि रूढ़ नाम तथा कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम भिन्न होते हैं, जैसे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी एक टेबल बना लेंगे, पहले ये इतना नोट कर लो। चलो देखो, इसमें भी अपन 3 पार्टीशन कर लेते हैं। एक में हो जाएगा कंपाउंड, है ना, एक में कंपाउंड हो जाएगा, एक में हो जाएगा कॉमन नेम, कॉमन नेम, एक में हो जाएगा ट्राइवियल नेम। ठीक है, कॉमन नेम और ट्राइवल नेम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो ट्राइवल नेम है वो रूढ़ नाम है यानी कि पुराना नाम है, और जो कॉमन नाम है वो सामान्य नाम है यानी कि सामान्य बोलचाल की भाषा में जो उपयोग किया जाता है वो। ठीक है, तो मैक्सिमम कंपाउंड के कॉमन नेम या ट्राइवल नेम लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके कॉमन नेम और ट्राइवल नेम अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे पहला कंपाउंड है CH4। ठीक है, ये जो CH4 है इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बेटा मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन। इसलिए इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नाम हो जाएगा मेथेन, मेथेन। ठीक है, लेकिन इसका ट्राइवल नेम क्या होता है? मार्स गैस, मार्स गैस। ठीक, अच्छा, दूसरा जैसे CH3OH, इसका जो कॉमन नेम है वो मिथाइल एल्कोहल है ना। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल। लेकिन इसका जो ट्राइवियल नेम है वो है वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा C2H5OH, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इथाइल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। लेकिन इसका जो ट्राइवल नेम है वो ग्रेन एल्कोहल है। क्या है? ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल। ठीक है, ग्रेन एल्कोहल। अच्छा, अगला जैसे CH3COCH3, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई मिथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन इसका ट्राइवियल नेम है एसीटोन। इसका ट्राइवल नेम क्या है? एसीटोन। अच्छा, ये एसीटोन याद रखना बेटा, ये बहुत फेमस नाम है ना। एसीटोन बहुत फेमस नाम है। डाई मिथाइल कीटोन से ज़्यादा एसीटोन शब्द का उपयोग होता है, याद रखना। ये जो है ना 3 कार्बन वाला कीटोन CH3COCH3, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एसीटोन कहते हैं। ठीक, अच्छा, एक और आखिरी देख लो, CH3C
CH3 CH3 CHO, ठीक है। इसका कॉमन नाम है टर्सरी वेलर एल्डिहाइड। क्या नाम है? टर्सरी वेलर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, टर्सरी वेलर एल्डिहाइड। लेकिन इसका ट्राइबल नेम है पाइव एल्डिहाइड, पाइव एल्डिहाइड, ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब होता है गुणों के आधार पे, कि यदि किसी कंपाउंड में कोई गुण है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके आधार पे उसका क्या नाम है, ठीक है। इसमें भी हम टेबल बनाएंगे, तो पार्टीशन कर लेते हैं। एक में कंपाउंड आ जाएगा, एक में नाम आ जाएगा, और एक में आ जाएगी प्रॉपर्टी। तो इसमें भी 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। पहले में लिखेंगे हम कंपाउंड, कंपाउंड। एक में लिखेंगे हम नाम, और एक में लिखेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण, कि उसमें गुण क्या है, गुण, ठीक है। चलो, सबसे पहला है बेटा एल्केन। सबसे पहला क्या है? एल्केन, ठीक है। ये जो एल्केन है ना, इसको पैराफीन कहा जाता है। एल्केन को क्या कहा जाता है? पैराफीन। पैराफिन्स, एल्केन को क्या कहा जाता है? पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत कम क्रियाशील होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यह लेस रिएक्टिव होता है, यह लेस रिएक्टिव होता है। जो एल्केन है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, आसानी से किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पैराफिन्स, ठीक है बेटा। पैराफिन्स का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव। चलो दूसरा, दूसरा है एल्कीन। ये जो एल्कीन है इस एल्केन को पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है।
जो एल्कीन है इसको ओलिफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑयली कंपाउंड बनाता है। यह ऑयली कंपाउंड, यह ऑयली कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? ऑयली कंपाउंड। ये किसी दूसरे से क्रिया करके ऑयली कंपाउंड यानी कि तेली पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? तेली पदार्थ, ऑयली कंपाउंड। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ओलिफिन्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक शब्द है, शब्द क्या है, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला ही ले लेते हैं इसका। जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। इसके अलावा CH2OH ये ग्लाइकोल होता है। और इसके अलावा CH2CH2 OH ये ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। C6H12O6 इसका नाम ग्लूकोज है। क्या नाम है? ग्लूकोज। CH2OH इसका नाम है ग्लाइकोल। क्या नाम है? ग्लाइकोल। और CH2OH इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। इस ग्लिसरॉल को ही क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन। ठीक है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे के सारे ही बेटा स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे, मतलब इनका मीठा स्वाद होता है। कैसा स्वाद होता है? मीठा स्वाद होता है। तो इनमें, या इनका लिखना चाहिए, इनका इनका मीठा स्वाद होता है। इनका मीठा स्वाद होता है। अब आप सोचोगे कि मीठे स्वाद का इस नाम से क्या संबंध है? देखो मैं बताता हूं। एक शब्द होता है ग्लाइकस। क्या होता है? ग्लाइकस। एक शब्द होता है ग्लाइकस। इस ग्लाइकस का मतलब होता है मीठा। इस ग्लाइकस का मतलब क्या होता है? मीठा। तो ये जो ग्लूकोज, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल है ये स्वाद में मीठे होते हैं, है ना। और मीठा को क्या बोलते हैं? ग्लाइकस। तो इनके सबके नाम ये ग्लाइकस से बने हैं। काय से बने हैं? ग्लाइकस से। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, दो हो गए ना। अब तीसरा हम पढ़ेंगे डिस्कवरर के आधार पे, खोजकर्ता के आधार पे, है ना। तो तीसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। डिस्कवरर मतलब खोजकर्ता, खोजकर्ता के आधार पर। ठीक है, तो ये हम यहीं पे लिख लेते हैं। खोजकर्ता के आधार पे देखो, एक कंपाउंड होता है RMgX। क्या होता है? RMgX। इस RMgX को बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने करी थी। ठीक है, जो साइंटिस्ट था, जो डिस्कवरर था, वो कौन था, ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इस RMGX की खोज करी थी, इसीलिए ग्रिग्नार्ड के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, अच्छा, एक होता है R2ZN, R2ZN, इसको बोलते हैं बेटा फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। ठीक है, R2ZN को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। इसका नाम फ्रैंकलैंड रिएजेंट इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज फ्रैंकलैंड नामक साइंटिस्ट ने करी थी। खोज किसने करी थी, फ्रैंकलैंड नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो यहां पे जो ग्रिग्नार्ड है ये डिस्कवरर है, खोज करता, और यहाँ पे ये जो फ्रैंकलैंड है ये भी कौन है, ये भी डिस्कवरर है, खोज करता। तो जिस वैज्ञानिक ने खोज करी उसके नाम पर ही कंपाउंड का नाम पड़ गया, नोट करो। अच्छा, यहां पे R क्या है, तो यहाँ पे ये जो R है ना बेटा, ये आपका CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, वो हो गया। दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, वो हो गया। तीसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, वो हो गया। अब चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। ठीक है, अब ये जो संरचना के आधार पर है, इसमें भी दो तीन टाइप से लिखते हैं अपन। देखो, इसमें पहला हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पहला क्या पढ़ेंगे हम, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन रेडिकल। ठीक है,
पहला क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, दूसरा कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और तीसरा हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। पहले ये नोट कर लो, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। चल, अब पहला क्या था, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब यदि मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, और एक अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक, सेचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त, सेचुरेटेड मतलब संतृप्त, और अनसेचुरेटेड मतलब होता है असंतृप्त। ठीक है, देखो संतृप्त का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जो सेचुरेटेड होता है हिंदी में कहते हैं संतृप्त। तो संतृप्त का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का पाया जाना। ठीक है, अच्छा अनसेचुरेटेड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड, हिंदी में कहते हैं असंतृप्त। क्लियर, अच्छा अब सेचुरेटेड कौन होता है, तो सेचुरेटेड होता है बेटा एल्केन। सेचुरेटेड कौन होता है, एल्केन। ठीक है, एल्केन सेचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा अनसेचुरेटेड कौन होता है, तो अनसेचुरेटेड होता है एल्कीन और एल्काइन। अनसेचुरेटेड कौन होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर, अब हमने हेडिंग क्या बनाई, हमने हेडिंग बनाई कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्केन, फिर बाद में हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लो। चलो पहले एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। ठीक है,
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? एल्केन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। दूसरा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। ठीक है। अच्छा, एल्केन में C सिंगल बॉन्ड C पाया जाता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? C सिंगल बॉन्ड C। अगला, एल्केन के लास्ट में N आता है। एल्केन के लास्ट में क्या आता है? N आता है ना। एल्केन के लास्ट में क्या आता है बेटा? N आता है। यानी कि किसी के भी लास्ट में यदि N है, किसी के भी लास्ट में क्या है? N है, तो मैं उसको एल्केन बोलूंगा। ठीक है। अच्छा देखो, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको याद है, मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी तब पहले लेक्चर में मेथेन, एथेन, प्रोपेन बताए थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट लेक्चर देख लेना इसका, है ना। फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने मेथेन, एथेन और प्रोपेन कैसे बनते हैं और उनके सूत्र क्या होते हैं ये सब डिस्कस करा था। ठीक है। तो एल्केन का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला हम लिखते हैं CH4। क्या लिखते हैं? CH4। अच्छा, दूसरा सदस्य होता है एथेन। एथेन का फॉर्मूला हम लिखते हैं C2H6। तीसरा होता है प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र हम लिखते हैं C3H8। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3। और इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2CH3। ठीक है। अब ये जो तीनों नाम मैंने लिखे हैं बेटा, कौन कौन से? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनके आइसोमर नहीं होते हैं, मतलब ये समावयवता नहीं दर्शाते हैं, है ना। मैं लिख देता हूं, ये तीनों आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते ये तीनों आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, ये तीनों आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये तीनों ही कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते, इसलिए इनके कॉमन नाम नॉर्मल इस तरह से लिखते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। लेकिन इसके आगे वाले जो मेंबर है जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इनमें आइसोमेरिज्म होता है, इसलिए इनके नाम के आगे कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है। तो प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे और प्रीफिक्स लगाने के बाद उसका क्या नाम बनेगा वो हम एक टेबल से समझते हैं। ठीक है, चलो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम 3 पार्टीशन कर लेते हैं ना। एक में हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स, एक में हो जाएगा उसका नाम, और एक में हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, 3 पार्टीशन कर लेते हैं। पहले में हो जाएगा प्रीफिक्स, ठीक है। दूसरे में हो जाएगी उसकी स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर, और तीसरे में हम ले लेंगे उसका एग्जाम्पल। ठीक है, देखो समझो बात को। जैसे एक प्रीफिक्स होता है बेटा नियो, एक प्रीफिक्स होता है, सॉरी पहले एन से चालू करते हैं, एन प्रीफिक्स, एन प्रीफिक्स, एक होता है एन प्रीफिक्स, ठीक है, एक होता है आइसो प्रीफिक्स, और एक होता है नियो प्रीफिक्स। ठीक है, तीन तरह के प्रीफिक्स होते हैं, एन प्रीफिक्स, आइसो प्रीफिक्स और नियो प्रीफिक्स। सबसे पहले आपको बताता हूं एन प्रीफिक्स क्या होता है। देखो यदि स्ट्रक्चर इस तरह से है, ऐसे, मतलब जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, एकदम सीधी चेन, कोई भी साइड में ब्रांच नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधी चेन, तो मैं उसके लिए एन प्रीफिक्स का उपयोग करूंगा। किसका उपयोग करूंगा? एन प्रीफिक्स का। ठीक है, अच्छा मान लो जो चेन है वो इस तरह से है, मतलब साइड में एक ब्रांच है, साइड में एक ब्रांच है, इसको मैं साइड ब्रांच बोल देता हूं, साइड ब्रांच, साइड ब्रांच। साइड ब्रांच, साइड में एक ब्रांच है, यदि साइड में एक ब्रांच है तो मैं उसके लिए आइसो प्रीफिक्स का उपयोग करूंगा। किसका उपयोग करूंगा? आइसो प्रीफिक्स का। अच्छा नियो क्या होता है? जैसे मान लो इस तरह से है ना, और अब ये आगे बढ़ सकता है ऐसा, ठीक है, आगे कितना ही लंबा हो सकता है ना, ये भी आगे इस तरह से कितना ही लंबा हो सकता है, ऐसे ये भी आगे कितना ही लंबा हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा अब बात को समझो, इसमें आप देखो ध्यान से, इसमें दो साइड ब्रांच है। कितनी साइड ब्रांच है? दो साइड ब्रांच, और ये भी क्या है? साइड ब्रांच, साइड ब्रांच। ठीक है बेटा, तो यदि दो साइड ब्रांच है, कितनी साइड? दो साइड ब्रांच है, तो मैं उसके लिए नियो प्रीफिक्स का उपयोग करूंगा। समझ में आ रहा है? देखो यदि सीधी चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है, एकदम सीधी चेन है, ठीक है, तो मैं उसके लिए एन प्रीफिक्स का उपयोग करूंगा। लेकिन साइड में यदि एक ब्रांच है, कितनी ब्रांच है? एक ब्रांच, तो मैं उसके लिए आइसो शब्द का उपयोग करूंगा। और साइड में यदि दो ब्रांच है तो मैं उसके लिए नियो का उपयोग करूंगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो जैसे मान लो यहां पे लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये लिखा। यहां पे मान लो हमने लिखा CH3 CH CH3 CH3, ठीक है, यहां पे हमने लिखा मान लो CH3 CH3 CH3, और थोड़ा सा ऊपर बनाऊं, CH3C CH3 CH3 और ये CH3। क्लियर? चलो अब बात को समझो। देखो जो पहला वाला कंपाउंड मैंने बना रखा उसमें कोई भी साइड ब्रांच नहीं है, ठीक है, तो मैं उसके लिए एन शब्द का उपयोग करूंगा। तो सबसे पहले मैं एन लिखूंगा, लिख दिया एन। उसके बाद देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं,
तो मैं ब्यूट लिखूंगा, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखूंगा। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बेटा एन ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, एन ब्यूटेन। अच्छा, दूसरे वाले कंपाउंड में देखो साइड में एक ब्रांच है, ये साइड में एक ब्रांच है, ठीक है ना, साइड में एक ब्रांच है। तो साइड में जब ब्रांच होती तो आइसो लिखते हैं, तो पहले मैं आइसो लिखूंगा, आइसो लिख दिया। अब इसमें गिनो कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, इसलिए 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड को एन। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। अच्छा, इस वाले में देखो, इस वाले में साइड में 2 ब्रांच है, इस वाले में साइड में कितनी ब्रांच है, इस वाले में साइड में 2 ब्रांच है, साइड में 2 ब्रांच है तो हम नियो का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं नियो लिखूंगा, तो मैंने नियो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप गिन के बताओ कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 तो सीधे हो गए और 2 ऊपर नीचे, मतलब टोटल 5। 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन, और इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो अगला देखो, अगला है कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो इसका नाम कैसे लिखना है, इसके लिए अपन ऐसा करते हैं, इसके लिए भी एक पार्टीशन कर लेते हैं, 2 पार्टीशन करके मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो हमको पता है कि जो अनसैचुरेटेड है उसमें क्या आता है, देखो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त। क्या कहते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त में हमने 2 नाम पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था एल्कीन और एक हमने पढ़ा था एल्काइन, ठीक है। असंतृप्त में 2 नाम पढ़े थे, एक एल्कीन और एक एल्काइन। अच्छा, एल्कीन में क्या होता है बेटा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड का मतलब ही इन होता है, डबल बॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आइन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आइन। अच्छा, जो एल्कीन है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो एल्काइन है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, ठीक। अब हम पार्टीशन करके समझते हैं इनके कॉमन नाम, तो वही 2 पार्टीशन कर लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं एल्केन, और एक तरफ लिख लेते हैं, सॉरी एल्केन नहीं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना, एल्कीन और एल्काइन।
अब एल्किन और एल्काइन के नाम कैसे लिखते हैं, तो बहुत आसान है। देखो ये एल्कीन है और ये एल्काइन है ना। जैसे देखो जैसे जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है इसलिए एथ, 2 कार्बन है इसलिए एथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो इसका नाम हो गया एथीन। ठीक है, ये कॉमन नाम हो गया। अब आप इस एथीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप एथ लिखो, ठीक है, फिर इन लिखो, ठीक है, सॉरी, पहले एथ लिखा, फिर आइल लगाएंगे और पीछे लिख देंगे इन, तो क्या हो गया, इथाइलीन। क्लियर। अच्छा दूसरा देखो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले प्रोप लिखो, प्रोप लिखा, उसके बाद आइल लगाओ, आइल लगाया और पीछे इन लिख दो, तो ये हो गया प्रोपाइलीन। क्या हो गया, प्रोपाइलीन। अच्छा एक और देखो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ब्यूट लिखो, लिखा ब्यूट, उसके बाद आइल लगाओ, आइल लगा दिया और पीछे इन लिख दो, तो क्या हो गया, ब्यूटाइलीन। क्या हो गया, ब्यूटाइलीन। तो देखो आप इसको एथिन बोल दो या इथाइलिन बोल दो, एक ही बात है। आप इसको प्रोपिन बोलो या प्रोपाइलिन बोलो, एक ही बात है। आप इसको ब्यूटीन बोलो या ब्यूटाइलिन बोलो, एक ही बात है। क्लियर। चलो इधर आते हैं, जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन, तो क्या नाम हो गया, एथाइन। अब ये जो एथाइन है ना बेटा, इसी को एसिटाइलिन भी कहते हैं, एथाइन को ही क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन या एसिटिलिन। ठीक। अच्छा जैसे मान लो एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम देखो, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो बात को समझना, ये जो है ना, ये इसको मिथाइल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, तो पहले आप मिथाइल लिखो, लिखा मिथाइल, उसके बाद ये जो 2 कार्बन है, जैसे ये 2 कार्बन, इसको हमने एसिटिलीन बोला, तो ये जो 2 कार्बन है इसको आप एसिटिलीन लिख दो, अब पढ़ो क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। क्या नाम हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, चलो एक और देखो, जैसे मान लो इस तरह से है, ये है, ठीक है, इसमें देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। क्या हो गया, ब्यूटाइन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो इसमें इधर ये एक मिथाइल है,
ठीक है, और एक मिथाइल इधर है। कितने मिथाइल है? दो मिथाइल है, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, दो मिथाइल है, इसलिए आप बोल दो डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। और ये जो बीच में है ये 2 कार्बन वाला, ये इसको हम क्या लिखते हैं? एसिटिलीन। तो पीछे आप एसिटिलीन लगा दो, तो क्या नाम हो गया? डाई मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, तो आप इसको एथाइन बोलो या एसिटिलीन बोलो, एक ही बात है। आप इसको प्रोपाइन बोलो या मिथाइल एसिटिलीन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ब्यूटाइन बोलो या डाई मिथाइल एसिटाइलिन बोल दो, ये इनके कॉमन नाम है। ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे रेडिकल का नाम। किसका नाम? रेडिकल का नाम। तो अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, देखो आपको समझाता हूं। जैसे मान लो हमने लिखा एल्केन। क्या लिखा? एल्केन। ठीक, अब यदि आप इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो, इस एल्केन में से आप क्या करते हो? एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो। इस एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो। ठीक है बेटा, ये एल्केन है, एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो, तो एल्केन बन जाएगा एल्काइल। एल्केन क्या बन जाएगा? एल्काइल। अब आपको बताऊं, ये जो एल्काइल है ना, ये रेडिकल है। एल्काइल क्या है? रेडिकल। हिंदी में कहते हैं मूलक। ये एल्काइल क्या है? रेडिकल। हिंदी में क्या कहते हैं? मूलक। समझ मारी बात? यदि मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लूं तो एल्काइल बन गया, और ये एल्काइल क्या है? रेडिकल, मूलक। देखो कैसे बना। आप कुछ मत करो, आप ऐसा करो, ये जो एन है ना, इस एन को माइनस करो, एन को माइनस कर दिया और प्लस प्लस आइल कर दो। एन को हटा दो और आइल को जोड़ दो, एन को हटा दो, आइल को जोड़ दो, तो क्या बन गया? एल्काइल। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो सी एच सी एच एच एच, इसका नाम मेथेन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मेथेन है। यदि मैं इसमें से इस हाइड्रोजन को हटा दूं, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा दूं, इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा एच सी एच एच, और हाइड्रोजन तो चला गया लेकिन वहां पे बॉन्ड छूट गया। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ये बॉन्ड, भाई 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3, तो CH3 और बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या था? मेथेन। तो आपने क्या करा? मेथेन में से हाइड्रोजन निकाल दिया तो एन हट गया, एन हट गया, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा? आयल। तो मेथ लिखा और पीछे आयल लगा दो, तो क्या बन गया? मिथाइल। ये मिथाइल क्या है? रेडिकल है। ठीक है, चलो दूसरा देखो। जैसे C2H6, ये C2H6 एथेन होता है। क्या होता है? एथेन। यदि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूं, देखो अभी कितने हाइड्रोजन है? 6।
यदि एक निकाल लूंगा तो कितने बचेंगे, 5। तो C2H5 और यहाँ पे बॉन्ड खाली रह जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करा, हाइड्रोजन निकाल लिया तो एन हट जाएगा और एन की जगह पे क्या लग जाएगा, आयल। तो ये हो जाएगा इथाइल, ये क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, और देखो अच्छा अगला देखो, जैसे C3H8, C3H8 इसको हम प्रोपेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, यदि इस प्रोपेन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 7 हो जाएंगे और बॉन्ड छूट जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आपने हाइड्रोजन निकाल लिया तो पीछे का एन हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आयल। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रोपाइल। प्रोपाइल क्या है, रेडिकल है। ठीक है ना, और देखो जैसे मान लो C4H10, इसका नाम ब्यूटेन है, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है। यदि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूं, यदि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूं, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा तो 10 है, एक कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 9। तो C4H9 और यहाँ पे ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हम रेडिकल पढ़ रहे थे ना, तो मिथाइल ये रेडिकल है, इथाइल ये रेडिकल है, प्रोपाइल ये रेडिकल है और ब्यूटाइल ये रेडिकल है। क्या है, रेडिकल। ठीक है बेटा, तो इस तरह से रेडिकल के नाम लिखते हैं। ठीक, अब कल के लेक्चर में हम लोग डिराइव्ड नेम सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिराइव्ड नेम सिस्टम। ठीक, डिराइव्ड नेम सिस्टम जब हो जाएगा तो उसके बाद हम IUPAC नेम सिस्टम पढ़ेंगे। जय राम जी की।